जैसे वक्त बदलता गया उसमें भी हमारे ख़ानदान ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मेरे दादा जान चौधरी फैज़ मोहम्मद साहब, अगर इस वक्त इस बच्चे को समझ नहीं आ रही थी तो बच्चे का कसूर तो नहीं था, ये तो हमारा कसूर था कि हम उसको समझा नहीं पा रहे। कई लोगों ने कहा कि हमने अपनी इस्लाह की, और हम अब ये जुमला जो है वो इस तरह नहीं बोलते, हम ये कहते हैं कि मैं अपने अब्बू के पास रहता हूँ। रेलवे स्टेशन पे कांटा बदल देता है तो एक गाड़ी कराची चली जाती है और दूसरी क्वेटा चली जाती है, रुख दोनों का एक तरफ होता है, तो वो 1 सेंटीमीटर का पटड़ी में फ़र्क पड़ता है। लेकिन सफ़र हज़ारों मील का तय हो जाता है। इशराफिया ने हमसे ये छीन लिया कि ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे ही ब्यूरोक्रेसी में जा रहे हैं। हम कह सकते हैं कुछ काफ़ी हद तक कि आर्मी से रिलेटेड बच्चे आर्मी जा रहे हैं। अगर आप वकालत में ये देख लें जजों की, तो उनके आप पता चलता है जी वो फ़लाँ चीफ़ जस्टिस, फ़लाँ चीफ़ जस्टिस के दामा। एक डॉक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर हमारा बच्चा टैलेंट के साथ और स्किल के साथ और मेहनत के साथ आगे जा सकता है। अभी FSC के पेपर हुए, तो ये बच्चे 1:30 बजे जून में जाकर पेपर दे रहे हैं और आगे लाइट भी नहीं। और मैंने अपनी जान से कीमती अपने बच्चे जो हैं वो इनकम्पिटेंट टीचर्स के हवाले किए हुए हैं, जिनकी तनख्वाह जो है वो सबसे कम है माशरे में। हमारा तलीमी इदारा बच्चे को अच्छा इंसान नहीं बना रहा, वो रोबोट बना रहा है। क्या रट्टा सिस्टम प्रमोट नहीं किया जा रहा? क्या उनमें जो निसाब है वो नहीं पहुंचाया जा रहा? क्या उसके बदले आप उसको कंपटीशन ऐसा दे रहे हैं जो जिसका कोई वजूद ही नहीं? वक्ती पॉलिसी नहीं, लॉन्ग टर्म पॉलिसी। आप अपनी नस्लों के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगली नस्लों के लिए। आपने तो चले जाना है, अगली जंगें भी इन्होंने लड़नी है, मईशत की जंगें भी इन्होंने लड़नी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ैफ़ अशरफ आज़मी और आप देख रहे हैं ज़ैफ़ियात। आज की पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और मुझे, मेरे गेस्ट को, मेरे पूरे पाकिस्तान को अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखे हुए होंगे। नाज़रीन किराम, हमारे पॉडकास्ट का सिलसिला जारी है, व्लॉग्स आप देखते रहते हैं और कोशिश ये होती है कि दिन ब दिन कुछ नया सीखा जाए और हमारी जो अज़ीम शख्सियात हमारे साथ पॉडकास्ट में हमें ज्वाइन करती हैं उनसे सीखने का मौका मुझे भी मिलता रहता है। और मैं ये चाहता था कि जब इनके साथ बैठा करता हूँ, सीखा करता हूँ, तो वो चीज़ आप तक भी पहुँचाई जाए। तो मेरे लिए ये एज़ाज़ की बात है और मेरे पास इससे बेहतर कोई तरीका नहीं था कि मैं पॉडकास्ट के ज़रिए ये चीज़ें आप तक पहुँचाऊँ। तो हम पाकिस्तान के खूबसूरत से शहर, शाहीनों के शहर सरगोदा में मौजूद हैं और इस वक्त जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं, आप किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं। सरगोदा की बड़ी ही मारूफ़ शख्सियत और इनकी जो बड़ी ही मल्टीपल पर्सनैलिटी हैं। आप इस वक्त ज़ियाउल कुरान जो स्कूल है उसके प्रिंसिपल हैं और इसके साथ साथ आपने व्लॉगिंग का सिलसिला भी जारी किया है और सर जी की बातों के नाम से आप अपनी इस सीरीज़ का आगाज़ किए हुए हैं, जिसमें मोटिवेशनल स्पीकिंग होती है, तसव्वुफ़ होता है और इसके साथ साथ ऐसी बातें होती हैं जो कि नौजवान नस्ल के लिए आगे बढ़ने के लिए मैं ये समझता हूँ कि वो काफ़ी हैं। और ये सिलसिला हमारे सामने मौजूद है, हम इससे बहुत कुछ सीखते हैं। तो मेरी खुशबख्ती कि आज हमारे साथ जनाब राहील हक साहब मौजूद हैं। मैं इनको अपने प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। तबीयत से ठीक है आपकी? करम है रब की। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। जी, ये तो आपकी जो है वो बहुत जो है मोहब्बत है जो आपने बुलाया और मुझे अपने इस खूबसूरत प्रोग्राम में शामिल होने का मौका दिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आई एम फीलिंग वेरी ऑनर्ड दैट यू आर हियर। इस पॉडकास्ट का सिलसिला जो है वो इसको आगाज़ करते हैं। आपकी अदबी सरगर्मियाँ देखी जा रही हैं। सर जी की बातों का आपने आगाज़ किया और आप मोटिवेशनल स्पीकिंग जो है वो करते हैं, तसव्वुफ़ पर बात करते हैं, मियाँ जी के ऊपर आप रिकॉर्डिंग्स करते हैं और भी बहुत कुछ देखने को मिलता है। लेकिन मैं उस जानिब जाने से पहले मैं ये जानता हूँ कि आप कौन हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि व्यूअर्स को बताया जा सके कि राहील हक साहब जो हैं उनका अदबी बैकग्राउंड क्या है, उनकी स्टडीज़ क्या रही हैं और किस तरह से वो अपने आप को एक मुतहर्रिक इंसान बनाए बैठे। जी बेटा, अदबी तो ख़ास नहीं है, तालीमी हवाले से बात कर सकता हूँ जी जी प्लीज़। कि हम जो है शुरू से ही हमारा जो घराना है
उसको हमारे गांव में उस्ताद घराना के हवाले से जाना जाता है। ज़बरदस्त। मैं शाहजीवना जंग का एक मारूफ गांव है और हज़रत महबूब आलम कादरी वहाँ के हज़रत पीर शाहजीवना रहमतुल्लाह अलैह बुज़ुर्ग हैं, माशाल्लाह। बहुत रेनाउंड बुज़ुर्ग हैं। तो उनके उस्ताद मोहतरम हज़रत मौला बहाब खां साहब, उनकी नस्ल में से हूँ। हम अशद्दर फैमिली से बिलोंग करते हैं और शुरू से ही नस्ल दर नस्ल उस इलाके में जो इल्मी खिदमात हैं और जो तालीम के हवाले से पहले तो ज़्यादातर दीनी तालीमात के हवाले से होती थी, तो फिर उसके बाद जैसे वक्त बदलता गया उसमें भी हमारे ख़ानदान ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मेरे दादा जान चौधरी फैज़ मोहम्मद साहब, जी वो पहले वहाँ से ऐसे शख्स थे जिन्होंने मैट्रिक किया और फिर उसके बाद जो है वो डिप्टी कलेक्टर महकमा अनार बने। माशाल्लाह। और मेरे वालिद मोहतरम सर जी हक नवाज़ अक्सर आप जिक्र करते रहते हैं, जी जी सुनते भी रहते हैं। जी जी जी। तो उनने जो है प्री पार्टीशन इंडो पाक में एक ही कैडेट कॉलेज हुआ करता था, रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून। तो वहाँ पर मेरे दादाजी ने उनकी तैयारी करवाई और फिर उसके बाद मेरे वालिद मोहतरम पूरे पंजाब में से जो 3 सूबे तो अब इंडियन पंजाब के बन चुके हैं और जी, एक जी। हमारा जो पंजाब है, बिल्कुल। इसमें से ओपन मेरिट पे एक सीट पे सिलेक्ट हुए थे। माशाल्लाह। और उसके बाद जो है वो रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून में थे, जबकि पार्टीशन हुई और फिर उसके बाद वो एचिसन कॉलेज में जो है चीफ कॉलेज में आए और वहाँ पर आपने सीनियर कैम्ब्रिज किया, उसमें गोल्ड मेडल हासिल किया जी और फिर चर्चिल मेडल हासिल किया और फिर आपने सीएसएस की तैयारी कर रहे थे। तो उस वक्त रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून से ही उनके उस्ताद मोहतरम कैच पोल साहब बहुत मशहूर एजुकेशनिस्ट थे, जिनका कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल में ही मरकज़ है। तो वहाँ पर उन्होंने वाले साहब को लेटर लिखा कि हक नवाज़ आपका मुल्क बन गया है और मैं यहाँ पे कैडेट कॉलेज बनाना चाह रहा हूँ, तो उसमें तुम्हारे जैसे नौजवानों की ज़रूरत है। तो इन्होंने सीएसएस के बिल्कुल एग्ज़ाम की तैयारी मुकम्मल थी और डेट शीट आ चुकी थी, तो इन्होंने उसको छोड़ कर के मैंने नेशन बिल्डिंग करनी है, उन्होंने कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल को ज्वाइन किया। तो ही वाज द फर्स्ट अपॉइंटमेंट, जो पाकिस्तानी अपॉइंटमेंट थी कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल की। फिर उस कैडेट कॉलेज में उसको रंग भरने में और फिर सरगोदा से मोहब्बत, क्योंकि हमारा आबाई इलाका यही था और दादाजी भी पार्टीशन के बाद यहीं पे आके डिप्टी कलेक्टर हुए थे। तो उसके बाद पीएफ कैडेट कॉलेज सरगोदा में वो आ गए और फिर यहाँ पर 1971-1972 तक उन्होंने अपनी खिदमत दी और उसके बाद कैडेट कॉलेज कोहाट और फिर एफजी इंस्टीट्यूशंस में जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के जो एफजी पब्लिक स्कूल होते हैं उनमें वो एज ए प्रिंसिपल रहे। अनफॉर्चुनेटली मैं जो है 18-19 साल का था जब वो ये भी बड़ा एक अनोखा वाक़या है कि उनकी डेथ कैसे हुई, लेकिन वो एजुकेशनल काज में उसके ऊपर फिर कभी तज़किरा करेंगे। जी जी जी। तो उन्होंने वो अपनी जो है वो जान जो है वो भी कुर्बान कर दी बच्चों की एजुकेशन के लिए। और फिर उसके बाद जो है वो मैं कोई अपनी एजुकेशन जो एफएससी की थी वो कंटिन्यू नहीं कर सका। सही। फिर उसके बाद बस ये सिलसिला चला, कुछ ट्यूशन्स पढ़ाई, कुछ ऐसे करते करते एमए इंग्लिश किया गवर्नमेंट कॉलेज सरगोदा से। माशाल्लाह। और उसके बाद कुछ अदारों में पढ़ाया, जैसे पीएफ मॉडर्न इंटर कॉलेज में, फिर उसके बाद आर्मी कॉलेज सरगोदा में, फिर मैं चिनार आर्मी कॉलेज मरी वहाँ पर चला गया। और फिर कुछ हालात ख़ानदान के ऐसे हुए कि छोटे भाई लाहौर शिफ्ट हुए एजुकेशन के लिए, तो मैं वालदा की खिदमत में हाज़िर हो गया और फिर यहीं अपना स्कूल ज़ियाउल कुरान ग्रामर स्कूल बनाया। इस दौरान एमएड किया, उसमें जो है वो सिल्वर मेडल लिया, फिर एमफिल एजुकेशन किया और आजकल थोड़ा सा पीएचडी का काम भी जारी है, उसके थीसिस पे काम कर रहा हूँ। स्कूल के अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में एज ए विजिटिंग लेक्चर थोड़ी सी खिदमत सर अंजाम दी और आजकल अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एज ए रिसोर्स पर्सन भी खिदमत सर अंजाम दे। ज़बरदस्त। ये एक प्रोसेस है। मैं अक्सर पॉडकास्ट में कहा करता हूँ कि इंसान को अगर
कामयाब होना है तो एक प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है, और अगर किसी एक ख़ास प्रोसेस से नहीं गुज़रता है तो वो एक आम सा इंसान रह जाता है। और जब अल्लाह ने हमसे हिसाब मांगना है कि मैंने तुम्हें सलाहियतों से नवाजा था तो उसका क्या काम किया, इसी को आगे बढ़ाते हैं। आपने जो सर जी की बातों का जो है वो सिलसिला शुरू किया है, तो वो सर देखा ये जाता है कि आप प्रिंसिपल भी हैं, आपका जो इंटरेक्शन होता है वो तलबा से होता है, तालिबात से होता है, और बहुत कुछ देखने को मिलता है कि किसी एक बच्चे में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, किसी में कम है, तो किसी ख़ास इंसान को देखकर उसके अंदर से टैलेंट को पॉलिश करना और उसको आगे लेकर आना। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने इसके ऊपर अगर काम करना शुरू किया तो मुझे मेरे जो सर पर है वो एक वालिद साहब का साया है, उनका सर है और हाथ है। उसके बाद आप जैसे अगर उस्ताज़ा जो हैं हमें मुयस्सर आ जाएं तो फिर वो काम हो जाता है। मेरा सवाल ये है कि आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया कि मैं अब ये मोटिवेशन बांटना शुरू करूँ सर जी की बातों के थ्रू? जी, जो सबसे बड़ी मेरी मोटिवेशन है, अगर बीइंग मुस्लिम देखें तो जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअल्लिम हसानियत थे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वो उनके नक्शे कदम पर चलना और फिर उसके बाद अपनी आने वाली नस्लों के लिए खैर बांटना, जी हाँ। ये उस्ताद के पेशे की एक अहम ज़िम्मेदारी है। मेरी जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन इस दुनियावी लिहाज से जो जिनको मैंने देखा, मेरी बड़ी खुशबख्ती है कि मेरे वालिद मोहतरम सर जी हक नवाज़ मेरे प्रिंसिपल भी थे। उनकी लाइफ को मैंने देखा, और फिर जो टीचिंग के हवाले से जो उनकी पर्सनैलिटी थी, जो आप यकीन मानें कि 2-3 साल पहले उनको सुहेल अमान साहब जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे, उन्होंने बुला के मुझे जो है कहा कि हमने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देना है सर जी हक नवाज़ को। माशाअल्लाह। और 2018 में उन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। तो उस वक्त जब उन्होंने अनाउंस किया हुआ अवार्ड, अच्छा। तो उन्होंने ये कहा कि जो सर जी हक नवाज़ हैं, उनकी जो फैमिली के लोग आए हुए हैं ये अवार्ड लेने के लिए, वो स्टेज पर आकर ये अवार्ड नहीं लेंगे, मैं उनकी टेबल पर जाकर खुद दे कर आऊँगा। वाह। तो जो एक जो उस्ताद की जो ये शख्सियत होती है, जो इस तरह अपने दिलों में घर कर जाता है। मुझे पीएफ कैडेट कॉलेज की एक रीयूनियन में जाने का इत्तेफाक हुआ, तो मैं इत्तेफाक से इसी तरह कैजुअल स्टाइल में बैठा हुआ था, वहाँ सारे फार्मल शूटिंग में आए हुए थे। तो एक 70-80 साल के अब उनके स्टूडेंट होंगे, अंस भाई थे, कराची से आए हुए थे। तो उन्होंने मुझसे वैसे पूछ लिया कि आप यहाँ पे कैसे आए हैं। तो मैंने इतना ही कहा कि मैं हक नवाज़ साहब का बेटा हूँ। तो मेरा माथा चूमने लग पड़े। हालांकि सर जी हक नवाज़ की डेथ को भी 40 साल हो चुके थे, और वो उनको पड़े हुए 60-65 साल हो गए थे, लेकिन वो उनके दिलों में से नहीं निकल सके। तो मेरी खुशबख्ती ये कि मैंने उनके पास वक्त गुजारा, उनको ऑब्ज़र्व किया, उनको देखा। तो एक तो बाप, वैसे ही जैसे आपने हमारे भाई अशरफ आसमी साहब का जिक्र किया है कि बाप तो सबसे बड़ा सर जी होता है ना, जो खलूस के साथ आपको कुछ बताता है वो सर जी होता है। और बाप से ज़्यादा खलूस तो किसी का होता नहीं होता। तो इसलिए मैं अक्सर, मुझसे बच्चे जब पूछते हैं कि जी हमें भी बताएं कोई सर जी की, जैसे इशफाक अहमद साहब से बाबा जी की तलाश के बारे में लोग पूछा करते थे, तो मुझे कहते हैं जी हमें कोई सर जी बताएं। तो मैं अपने बाप के पास बैठो, अपने दादा के पास बैठो, वो आपको दनाई की बात, निचोड़, दानिश की बात वो आपको बताएगा, और इतने खलूस के साथ बताएगा कि उससे बड़ा सर जी आपके पास और कोई नहीं है। फिर उसके बाद आपको ज़िंदगी में मिलते हैं। मैं जब 7th क्लास में था तो मुझे वाले साहब ने कहा कैडेट कॉलेज हसना अब्दाल के लिए तैयारी करो। सही। और मैंने अच्छी खासी तैयारी की। मैं FG पब्लिक स्कूल शोरकोट कैंट में पढ़ता था उस वक्त। तो जब हमने जाना था इम्तिहान देने के लिए, तो वाले साहब जो है उन्होंने मुझे बुला के कहा कि रहील तूने हो जाना है सेलेक्ट, लेकिन क्या तेरा दिल करता है जाने का। मैंने जो इतने जर्नैल और इतने जो है ब्यूरोक्रेट्स और मैंने इन कैडेट कॉलेज में ग्रूम किए, तो क्या मैं अपने बेटे को ग्रूम नहीं कर सकता। तो वो उनकी मोहब्बत थी जो कि मुझे अपने से जुदा नहीं करना चाहते थे। तो मैंने कहा कि जी मैं आपके साथ ही रहूँगा। और फिर मैं 2nd ईयर में था जब उनकी डेथ हुई। तो मैं ये समझता हूँ कि वो जो 7 साल हैं मेरी ज़िंदगी के, वो मेरा सरमाया है जो मैंने अपने वाले साहब के साथ गुजारे, पहले भी गुजारे।
तो जो आपने बात सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन की जी और जो सर जी की तो उनकी पर्सनैलिटी जो है, कोई भी मैं एक छोटा सा कोई भी एक, अगर अभी आप अगला सवाल पे जाना चाहते होंगे, जी जी लेकिन मैं आपको जी जी, एक, प्लीज़ आप खुल के जी जी, बोलिए। जी मेरे एक कज़न हैं चौधरी शेर बहादुर साहब, मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, रिटायर हुए ठीक है। हैं। जब वो 1978 में सिलेक्ट हुए तो उनकी इब्तदाई ट्रेनिंग वो तहसीलदार के तौर पर सिलेक्ट हुए कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो भावलपुर में हुई और फिर उसके बाद वो वहाँ से मैं खैर पिंडी जाना चाह रहे थे। तो वाले साहब को सारे बड़े अडोर करते थे, बड़े प्रस्तश करते थे ये भतीजे। तो वो उन्होंने बजाय लाहौर से जीटी रोड पिंडी जाने के बजाय उन्होंने ये कहा कि मैं 2-3 घंटे जाके मैं अपने चचा जान को, जो कि मेरी उनकी भी मोटिवेशन थे, तो मैं उनको जाके मुबारकबाद भी देता हूँ और मैं बताता हूँ कि मैं अब जा रहा हूँ जॉब के ऊपर। ठीक है। तो वो जब सरगोदा पहुँचे और ऑफिस में एफजी पब्लिक स्कूल सरगोदा कैंट में ऑफिस में पहुँचे, उस वक्त वाले साहब एक छोटे से 2 क्लास के बच्चे को कोई मैथ्स का सम समझा रहे थे। हालांकि प्रिंसिपल का ये काम नहीं है जो है कि वो इस तरह एक बच्चे को वो तो क्लास में जाकर कोई बात करेगा। तो कोई मैडम थी जो कि बच्चे के वो कह रही थी कि सर इसको बिल्कुल समझ नहीं आती, ये नहीं पढ़ना चाहता। तो शेर बहादुर साहब भाईजान कहते हैं कि मैंने देखा कि चचा जान ने 18 दफ़ा उस बच्चे को समझाया और वो उसको बात समझ नहीं आ रही। नहीं है। जब 19-20 दफ़ा समझा लिया तो मुझे थोड़ी सी ये हुई कि मैं इतनी दूर से आया हूँ और मेरे पास 1 घंटा 1.5 घंटा है और ये इस वक्त क्या कहते हैं इस बच्चे के ऊपर इतनी तवज्जो की मैं, मुझे टाइम नहीं दे रहे। तो जब वाले साहब ने तसल्ली हुई, बच्चा हशाश बशाश हो गया, उसको क्वेश्चन समझ आ गया, तो उसको भेज कर कहा कि हाँ भाई शेर बहादुर सुनाओ। तो मैं कहा चचा जान मैं तो इतना कलील वक्त लेके आया था और आपने मुझे टाइम नहीं दिया। तो उन्होंने कहा कि अगर इस वक्त इस बच्चे को समझ नहीं आ रही थी तो बच्चे का कसूर तो नहीं था, जी ये तो हमारा कसूर था कि हम उसको समझा नहीं पा रहे। और अगर मैं इस वक्त इसको ना समझाता और इसके ज़हन में ये खलिश बैठ जाती या ये इस वक्त ये नाकाम हो जाता तो पता नहीं इसकी पर्सनैलिटी में कितना फ़र्क आ जाता। तो वो इस किस्म के वो टीचर थे और यही बात आपको मैं बता रहा हूँ कि बहुत से इदारों की रीयूनियन होती हैं, कहीं पे उनकी डेथ को अब 33 साल हो गए हैं। लोग जैसे उनके ज़माने में फ़िक्स हो गए। अगर वो एफजी पब्लिक स्कूल सरगोदा कैंट में जाएं तो जो लड़के आ रहे हैं वो कह रहे हैं जी सर जी हक नवाज़ का ये वाक़या था, सर जी हक नवाज़ ने मुझे ये बात बताई, सर जी हक नवाज़ ने ये किया। 50 साल पहले वाले कैडेट कॉलेज में जा रहा हूँ तो वहाँ पर भी वो उन्हीं की बातें कर रहे हैं। तो ऐसे टीचर्स की जो कमी है, इस वजह से मैंने कहा कि हमने जो लोग देखे हुए हैं इनकी बातें अपनी नौजवान नस्ल को बताएं, सही है। ताकि ये जो एक गैप है ये दूर हो सके, जो कि मटीरियलिस्टिक एज में आने में जब नंबर रेस हो गई है और हमारे बच्चों के ऊपर एक टाइम बम यहाँ पे फिट कर दिए हैं कि नंबर नहीं आएंगे तो पता नहीं क्या होगा। और ऐसे में कुछ इन लोगों का तज़किरा और सर जी की बातें जो ज़िंदगी में आगे बढ़ने का काम देती हैं। जी हाँ। मैं इसी को सेकंड करता हूँ। आपने बात की नंबर रेस की, कंपटीशन बड़ा टफ हो चुका हुआ है, लेकिन एज ए प्रिंसिपल, एज ए उस्ताद, आप क्या देखते हैं कि आज का बच्चा जो कि एक कंपटीशन को फेस कर पा रहा है कि नहीं? एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि वो कंपटीशन को फेस उस वक्त कैसे नहीं कर पाता है जब उसको आज का तलीमी निज़ाम अच्छा नहीं मिल पा रहा है। आप तलीमी निज़ाम के ऊपर बात कीजिएगा। जी बेटा, तालीमी निज़ाम के हवाले से बात यह है कि हम ने बहुत जो है ना दुनिया से पीछे हैं और इस वजह से पीछे नहीं हैं कि वो कोई बहुत आगे बढ़ गए, इस वजह से पीछे हैं कि हम जहाँ पर थे हम उस जगह से पीछे होते जा रहे हैं। अभी तरबियत जो है हमारे स्कूलों में से इसका आंसर ख़त्म होता जा रहा है। सही। आप यही देखें कि 860 नंबर लेके बोर्ड में एफएससी में लोग टॉप करते थे, अब 1100 में से 1100 नंबर लेने वाले बच्चे हैं और उनका जो है, लेकिन स्किल लेवल्स में वो उन लोगों से मैच नहीं कर पाते जो कि वो 860 नंबर लेते थे। तो एक हमारा गवर्नमेंट का इंटरेस्ट भी नहीं है इसमें और हमारा भी इसमें जो है वो इंटरेस्ट नहीं है। हमने
जो स्पोर्ट्स हैं वो अपने स्कूलों से ख़त्म कर दी। सही। हमने को-करिकुलर एक्टिविटीज़ ख़त्म कर दी, हमने साबी सरगर्मियाँ इकट्ठी कर। बेटा मेरी एक बात सुने कि जब राशिद मिन्हास ने त्यारा ज़मीन पर टकराया था, उसके पास सेकंड का 1000वां हिस्सा था सोचने के लिए। तो क्या उसने जो ये फ़ैसला किया था उसने अपने एफएससी की नंबरों की बेस पे किया था, या वो जो स्पोर्ट्स में जो वो क्विक डिसीजन किया करता था और वो जो किया करता था, जो उसकी तरबियत का ऐसा था, उसकी वजह से किया? तो ये जो हमारी तरबियत का पहलू गुजरता गया, और फिर उस तरह के टीचर नहीं रहे जो कि अपनी पर्सनैलिटी से बच्चों को सिखा सकें। अब मैं आपके वाले साहब के व्लॉग जो हैं अशरफ भाई के बड़े शौक़ से देखता हूँ, तो वो बड़ी अच्छी उनकी बात है। अपने जो है वो असातिज़ा के पास जाते हैं और वो जिनसे मैट्रिक में पढ़े थे और यहाँ पर अक्सर वो सरगोदा में आकर उनके तज़किरा करते हैं। तो अब ऐसे टीचर्स जो हैं, सर तो हैं, सर जी कम हैं। इसीलिए जो मैंने चैनल भी बनाया वो सर जी की बातें के वाले से। ये बड़ा एक अट्रैक्टिव है ये चीज़। तो आपके जब स्टूडेंट्स आपको देखते हैं या आपके व्लॉग्स देखने वाले जब आपको बताते हैं कि हमने सर जी की बातें सुनी, तो असल में आपकी, मैं ये बात नहीं करूँगा कि मोटिवेशनल स्पीकिंग को देखते हैं, मोटिवेशनल स्पीकिंग के ऊपर भी आगे बात करेंगे कि वो मोटिवेशनल स्पीकिंग को कैसे देखते हैं। लेकिन जब आपने इनको ये टर्म मुतारिफ़ करवा दी कि सर ही नहीं है, सर जी एक मुकाम है, वो चीज़ है, तो जब वो ये चीज़ देखते हैं और आप तक वो चीज़ पहुँचती है तो आपको कैसा लगता है? जी बेटा, ये एक तो हमें कि शॉर्ट टर्म गेम में कोई ऐसे गेम्स होते हैं, हमें कि ऐसे स्टूडेंट मिलते हैं। مثلا एक व्लॉग मैंने किया था मामा ठंडियाँ छावा के हवाले से। अच्छा। उसमें भी मैंने सर जी अक नवाज़ के हवाले से एक बात की थी। मैंने देखा है, बिल्कुल। मेरे एक नेवी में हैं, अब मुझे रैंक का तो नहीं पता होता, कमांडर कहते हैं उन्हें, कि ब्रिगेडियर लेवल पे पहुंच गए। मसूद भाई मेरे बड़े अच्छे, उनसे बड़ा कंपटीशन था क्लास में। तो वो वालिद साहब को तो जानते थे, लेकिन उन्होंने उसी हवाले से वालदा के हवाले से पूछा कि उनकी क्या है सिचुएशन। तो मैंने बताया कि वो हयात हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने ये क्वेश्चन किया कि वालदा तुम्हारे पास रहती हैं? तो मैंने उन्हें कहा कि नहीं। सही। और फिर उसने कहा कि छोटे भाई दिल के पास रहती हैं। मैंने कहा नहीं। फिर उसके बाद उसने कहा अच्छा वो नबील छोटा भाई था, उसके पास रहती हैं? तो नहीं। उसने बड़े हैरान होकर पूछा तो क्या फिर किसी सिस्टर के पास रहती हैं? क्योंकि हम तो नहीं रखते कि हमारी जो बहनों के पास जो है वो वालदैन जो है वो रहें। तो मैंने कहा नहीं, वो उधर नहीं रहती। तो उसने फिर हैरान होकर पूछा कि फिर आखिर आंटी कहाँ रहती हैं? तो मैंने कहा वो सरगोदा रहती हैं। सही। मैं उनके पास रहता हूँ। ठीक है। तो ये एक मैसेज कन्वे करना था कि हम तो छोटे से थे जब अपने दूध के लिए और अपने खाने के लिए अपनी माँ के चूल्हे के पास जाते थे। तो वो कौन सा दिन है जिस दिन हम ये कहें कि मेरी माँ ने जो है मेरे पास जो है वो रहना, मैंने जो है उनके पास रहना छोड़ दिया और अब वो मैं उनके जो है वो मेरे पास रहने लग पड़ी। तो ये कई लोगों ने कहा कि हमने अपनी सलाह की, और हम अब ये जुमला जो है वो इस तरह नहीं बोलते, हम ये कहते हैं कि मैं अपने अब्बू के पास रहता हूँ। तो ये फिर बड़ी खुशी होती है जब आपका मैसेज कोई जाता है। किसी तरह मेरे अपने घर में मेरे बेटे माउज़ और माज, तो मैंने हवाले से कहा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के हवाले से कि बेशक तुम और तुम्हारा माल तुम्हारे ठीक जो है वालिद का है। ठीक। तो मेरे बच्चे जब मुझे कोई पैसे बकाया करते हैं तो वो ऐसे देने की बजाय हाथ में थैली पे रख के ऐसे कहते हैं कि जी ये वो पेश करते हैं कि आप पैसे अपने ले लें। तो ऊपर वाला हाथ जो है वो हमेशा देने वाले हाथ से बेहतर होता है, और बाप का हाथ हमेशा ऊपर होता है, नीचे तो हो नहीं सकता। तो ये जो सर जी की बातें के हवाले से जो आपने बात की, एक जुमला ऐसा होता है जैसे रेलवे स्टेशन पे कांटा बदल देता है तो एक गाड़ी कराची चली जाती है और दूसरी क्वेटा चली जाती है, रुख दोनों का एक तरफ होता है, तो वो 1 सेंटीमीटर का पटड़ी में फ़र्क पड़ता है। लेकिन सफ़र हज़ारों मील का तय हो जाता है। तो इसी तरीके से जो सर जी होते हैं वो आपकी ज़िंदगी में आपका कांटा बदल देते हैं, और वो जो मनफी पहलू होते हैं वो ख़त्म करते हुए आपकी ज़िंदगी मुस्बत राहों पे चल पड़ती है। वाह वाह। सर जी से मुझे एक चीज़ याद आ गई। मैंने एक कलाम लिखा सर जी के ऊपर
उस्ताद के ऊपर, उसका मैं आपको मक्ता सुनाता हूँ। हुज़ैफ़ा के लिए उस्ताद तो रोशन सितारा है, अगर भटके तो जुगनू बन के रास्ता हमको दिखलाता। जी। तो आपने सर जी की बातों का ज़िक्र किया और इस जानिब दोबारा फिर आएँगे, लेकिन मैं एक पहलू और डिस्कस करना चाह रहा हूँ। वो ये है कि हमारा जो तालीमी निज़ाम है, वो आप आज के तालीमी निज़ाम से जो है वो सैटिस्फ़ाई हैं कि नहीं है? वो आपने पहले भी एक बात की, तो इसको बेहतर किस तरह से बनाया जाए, हम सॉल्यूशन की जानिब चलेंगे। बेटा सॉल्यूशन की जानब इसके लिए ना हमें अपना पूरा जो है एटीट्यूड बदलना पड़ेगा वेरी गुड, एजुकेशन की वेरी तरफ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अभी पीछे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी और मुस्लिम लीग नवाज़ का आपस में बेनज़ीर भुट्टो मरहुमा का और नवाज शरीफ जो है वो लीडर हैं, उनका हुआ मिसाक जमहूरियत। अभी शहबाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब को ऑफ़र की थी एज अपोजिशन लीडर के जी मिसाक मईशत करें। ठीक है। मेरी ख्वाहिश ये है कि ये तमाम जो हमारे अशराफिया है, जो लीडरान हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, ये मिसाक एजुकेशन करें। जब तक हम एजुकेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं बनाएंगे अपनी, वो चीनी कहावत है कि अगर आप 1 साल का सोच रहे हैं तो आप चावल उगाएं, अगर आप 10 साल का सोच रहे हैं तो आप दरख्त उगाएं, और अगर आप ज़िंदगी भर का सोच रहे हैं, नस्लों का सोच रहे हैं, तो फिर तालीम दें। तो बेटा ये लाइट चल रही है, आपकी रोशनी इधर से ही आ रही है जी। और ये रोशनी यहाँ से आ रही है, लेकिन असल में इसका जो सोर्स है वो जनरेटर है जो यहाँ से ये करंट ले रहा है। ठीक, बिल्कुल। किसी भी मुआशरे में, किसी भी अदारे में जो भी अच्छाई है, उसका जनरेटर, उसका ट्रांसफार्मर वो तालीमी अदारे हैं जहाँ से ये करंट लेते हैं। ऐसे ही नहीं कहा था सर विंस्टन चर्चिल ने कि द बैटल ऑफ वाटरलू वाज वन इन द प्ले ग्राउंड ऑफ एटन एंड हैरो। वो तो हमने जो वाटरलू की जंग है वो एटन एंड हैरो के तालीमी मैदानों में जीती। यस। तो जब तक हम एक मिसाक के तालीम नहीं करेंगे, आप कितनी मैं आप बताएं कि आप शायद इशराफिया ने हमसे ये छीन लिया कि ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे ही ब्यूरोक्रेसी में जा रहे हैं। हम कह सकते हैं कुछ काफ़ी हद तक कि आर्मी से रिलेटेड बच्चे आर्मी जा रहे हैं। अगर आप वकालत में ये देख लें जजों की, तो उनके आप पता चलता है जी वो फ़लाँ चीफ़ जस्टिस, फ़लाँ चीफ़ जस्टिस के दामाद हैं। एक डॉक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर हमारा बच्चा टैलेंट के साथ और स्किल के साथ और मेहनत के साथ आगे जा सकता है। अभी FSC के पेपर हुए हैं, ठीक है। तो ये बच्चे 1:30 बजे जून में जाकर पेपर दे रहे हैं और आगे लाइट भी नहीं, और आगे लाइट भी नहीं है। हम सोच अभी हमारे यहाँ सरगोदा की मैं एक मिसाल देता हूँ, 28 सफ़र को छुट्टी होती है, एक लोकल हॉलीडे है, ठीक। और हमारे बच्चे स्कूल पहुँच जाते हैं तो पता चलता है जी छुट्टी का नोटिफिकेशन हो गया। हम आज तक अपनी छुट्टियाँ नहीं डिसाइड कर सके 75 ईयर्स में। हर साल होता है कि इस दफ़ा छुट्टी कौन कब होगी, ईद की जो है वो गर्मियों की छुट्टियाँ कब होगी, सर्दियों की छुट्टियाँ कब होंगी। जब तक हम एजुकेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं बनाएंगे और असातिज़ा को नंबर 1 प्रोफेशन ही बनाएंगे टीचिंग को, ये मुल्क तरक्की नहीं कर पाए। यानी एक बोर्ड में टॉप करने वाला बच्चा ये ना कहे कि मैंने CSS करना है, वो कहे कि मैंने यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बनना है, मैंने टीचर बनना है। आज भी ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक में प्राइमरी टीचर की जो तनख्वाह है वो सबसे ज़्यादा है। बेटा मैं एक बात कहता हूँ, मैं बात थोड़ी सी लेंथी कर रहा हूँ, शायद आप बोर हो रहे होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। छोटी सी गाड़ी है मेरे पास, अगर मैं एक ड्राइवर रखूँगा 10-15 लाख ही होगी, तो मैं किसी ऐसे बच्चे को ड्राइवर नहीं रखूँगा कि जिसके ऊपर मुझे ये एतमाद ना हो कि ये गाड़ी जो है कहीं लगा ना दे, मार ना दे, मेरा 2-4 लाख का नुकसान हो जाएगा। और मैंने अपनी जान से कीमती अपने बच्चे जो हैं वो इनकम्पिटेंट टीचर्स के हवाले किए हुए हैं, जिनकी तनख्वाह जो है वो सबसे कम है माशरे में, और तनख्वाह तो है ही जो कम, स्टेटस जो है उनका माशरे में वो सबसे कम है। आपने इशफाक अहमद साहब का सुना था कि इटली में उन्होंने कहा कि मैं एक दफ़ा कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, चालान हो गया। जी। और फिर उसके बाद जब मैं वहाँ पर कोर्ट में गया तो मुझे जज ने पूछा कि आप क्या करते हैं, तो मैंने कहा मैं टीचर हूँ। तो उस वक्त जज ने फ़ौरन कहा कि अ टीचर इन दी कोर्ट, और पूरा जो है वहाँ पर जो खड़े हो गए जो है एहलकार थे और जितने लोग बैठे हुए थे।
तो जब तक हम टीचर की इज़्ज़त नहीं बढ़ाएंगे, और सर जी हक नवाज के हवाले से ही एक बात बढ़ाते हुए मैंने उनसे सुना था, अब तो दौर आगे आ गया है, उस वक्त रबड़ स्टैंप हुआ करती थी, जी तो कहते थे कि जो रबड़ स्टैंप पे लिखा होता है ना, वो ही नीचे कागज़ पे प्रिंट होता है। जब तक हम टीचर का सर्विस स्ट्रक्चर बेहतर नहीं करेंगे तो नीचे जो है उसी तरह की लॉट आएगी और फिर इसी तरह के बच्चे आएंगे। तो हमने इनकम्पिटेंट लोगों के हाथों में अपने बच्चे दिए हुए हैं और फिर खैर की तवक्को रख रहे हैं, तो हमसे बड़ा सादा कौन होगा इस दुनिया में। सर, यानी कि आप ये बात करना चाह रहे हैं कि सॉरी, जहाँ पर हमारा हमारा अपना भी कसूर है, हमारे तलीमी निज़ाम का भी कसूर है, और इशराफिया का आपने ज़िक्र किया, ब्यूरोक्रेसी का ज़िक्र किया, अब वो बात अब आपने कर दी। मेरा सवाल अब ये यहाँ पर ये बनता है कि क्या हमारा तलीमी निज़ाम, हमारा तलीमी इदारा बच्चों को अच्छा इंसान नहीं बना रहा, वो रोबोट बना रहा है? क्या रट्टा सिस्टम प्रमोट नहीं किया जा रहा? क्या उनमें जो निसाब है वो नहीं पहुंचाया जा रहा? क्या उसके बदले आप उसको कंपटीशन ऐसा दे रहे हैं जो जिसका कोई वजूद ही नहीं है? यानी कि आप उसको एक ऐसी चीज़ दे रहे हैं जिसने आपको आगे जो है ना वो कारआमद साबित नहीं होना है। तो इस हवाले से बताइएगा कि ये रट्टा सिस्टम कब कैसे ख़त्म हो सकता है और रोबोट सिस्टम कैसे ख़त्म हो सकता है? जी बेटा, इसके ऊपर तो बात हो चुकी ना कि जब हम इसके ऊपर पूरी तवज्जो मरकूज़ करेंगे कि एजुकेशन सेक्टर को ठीक है। हमने जो है वो ऊपर लेके आना है, और फिर एजुकेशन सेक्टर को जब लेके आना है तो स्टेक होल्डर सबसे बड़े जो हैं वो टीचर्स और पेरेंट्स हैं, हाँ, यस। जिनकी आउटपुट बीच में लानी है। है। एक ब्यूरोक्रेसी का बंदा वहाँ पे, मैं सर आपकी मैं एक एग्जांपल देता जी। हूँ, मार्शल दौर था, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, ठीक। तो वहाँ पर हम ना बदकिस्मती से एक ऐसी कौम है जो कॉस्मेटिक तब्दीली जो है ना वो उसके ऊपर चले जाते हैं सही है। कि ये कॉस्मेटिक, तो जो नया बंदा आता है वो कॉस्मेटिक एक चेंज ले आता है। तो एक ऐसी ही कॉस्मेटिक चेंज में उन्होंने ये किया कि 9th में जो मैथ्स और फिज़िक्स बच्चे पढ़ेंगे और 10th में बायोलॉजी और केमिस्ट्री का इम्तिहान होगा। अब टीचर्स जो थे उन्होंने ये कहा कि 9th में मैथ्स पढ़ने के बाद वो बच्चा जब इंजीनियरिंग में जाएगा, री इंजीनियरिंग में, तो 1 साल के गैप के बाद जब उसने मैथ्स नहीं पढ़ा होगा तो वो तो हर चीज़ भूल जाएगा। बिल्कुल ऐसा। मैथ्स तो एक कॉन्टिन्यूटी का नाम है। यस। तो फिर जब वो रिज़ल्ट अच्छे नहीं आए तो अगले साल ये चेंज आ गई, एक जनरल साहब उस वक्त एजुकेशन के मिनिस्टर जो थे, ठीक है, तो वो चेंज ये आ गई कि अब जो है वो मैथ्स जो है वो 10th में पढ़ा जाएगा और वो 9th में नहीं पढ़ा जाएगा। अब जो 8वीं में मैथ छोड़ रहा था वो जब 10th में आके पढ़ रहा था तो फिर उस गैप के बाद वही। तो जब तक टीचर्स को ऑन बोर्ड लेकर पॉलिसीज़ नहीं बनाई जाएंगी और फिर जो पॉलिसी बनाई जाएगी उसको उसके ऊपर स्टिक नहीं कर लिया जाए, उसके ऊपर जो है वो ये एक सिर्फ वक्ती पॉलिसी नहीं, लॉन्ग टर्म पॉलिसी, आप अपनी नस्लों के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगली नस्लों के लिए आपने तो चले जाना है, अगली जंगें भी इन्होंने लड़नी है, मईशत की जंगें भी इन्होंने लड़नी है, सियासत की जंगें भी इन्होंने लड़नी है। तो जब आपने इनको तैयार करना है तो फिर कम अज़ कम फर्स्ट प्रायोरिटी तो इसको देना। हमारी लीस्ट प्रायोरिटी एजुकेशन है। सही। ये तो आप प्राइवेट सेक्टर के स्कूल हैं जिन्होंने जाकर एक गैप फिल किया हुआ है कि 1-1.5 करोड़ बच्चा वहाँ पर पढ़ रहे हैं, हम उनको माफिया भी कहते हैं। शायद इसके वाले से बहुत ज़्यादा होता है, बात होती है, आप माफिया भी कहते हैं। लेकिन अगर ये ना हो तो फिर हम अपने बच्चे कहाँ पढ़ाएं? तो हमने एजुकेशन को जो है एक शुतरे बेमहार सा एक शोबा छोड़ बना दिया है। सर, इसमें स्किल्स कैसे ऐड की जाए? स्किल्स जो हैं वक्त के साथ साथ बच्चों में ऐड होती हैं, और स्किल्स के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है कि बच्चा इमिटेट करता है, कॉपी करता है। ठीक है। जब तक आप बेस्ट पॉसिबल टीचर्स ला कर उनका नहीं देंगे और वो अपने टीचर को आइडियलाइज करके उन जैसी स्किल्स को अपनाने की कोशिश नहीं करेंगे, उस वक्त जिसमें शौरी एफर्ट भी होती है, बिल्कुल ठीक, लेकिन ज़्यादातर बच्चे बहुत सारी बातें लाशौरी तौर पर सीख लेते हैं, लाशौरी तौर पर सीखते हैं। तो आप उनको जो है अच्छा माहौल दें और अच्छी मिसालें उनकी ज़िंदगी में सामने हों, तो बच्चे जो हैं वो अल्लाह ताला ने उनकी फितरत ऐसी बनाई है कि वो अच्छी बात सीखते हैं। सही।
हम अख्ताम की जानिब जाते हैं, लेकिन गालिबन मेरा कोई सेकंड लास्ट सवाल होगा, वो ये कि आम आवाम यूँ समझ लीजिए कि डिजिटल दौर में सोशल मीडिया में जो सुनने वाला है, देखने वाला है, वो मुश्किल को आसान तरीके से देखना पसंद करता है, वो इस चीज़ का कायल है। तो आप एक मुश्किल चीज़ को तसव्वुफ़ के ऊपर बात करते हैं, आप तसव्वुफ़ चीज़ों को इसकी एक रम्ज़ होती है, उसका एक लम्स होता है, उसकी एक अलग खुशबू होती है, एक चाशनी होती है, उसको आसान तरीके में किस तरह से इतनी आसानी से कन्वर्ट करके आम आवाम तक जो है वो पहुंचा देते हैं, ताकि अगला इंसान उसको आसानी से अप्रोच भी कर ले और ऑब्ज़र्व भी कर ले। बेटा मैं इसमें थोड़ी सी माजरत करते हुए कि तसव्वुफ़ बहुत बड़ी चीज़ है। बिल्कुल ठीक। जो सूफ़ी है जी हाँ। इसके ऊपर बहुत सारी उलमाए कराम बात करते हैं जी। और वो बताते हैं कि सूफ़ी जो है वो कौन होता है, और वो तो अपनी जो ज़ात को ऐसे जो है साफ़ कर लेता है और फिर वो आगे जो है लोगों को अपनी पर्सनैलिटी से, जी। यहाँ के एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, आपने भी नाम सुना वैसा गोदा का, हज़रत बाबा जी नूर खां साहब जी, जी, रहमतुल्लाह अलैह। बिल्कुल। मुझे उनके पास बैठने का शर्फ़ हासिल हुआ, बड़ी माशाअल्लाह, उन्होंने मदद की। फिर माशा आपके परनाना जान हकीम मियाँ मोहम्मद अनायत कादी नशाई साहब, उनके साथ बहुत जो है वो सिटिंग हुई, और इसी तरह लेट नाइट हम उनके पास बैठा करते थे। माशाअल्लाह। तो बाबा जी नूर खां साहब रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि एक आलिम दीन में और सूफ़ी में क्या फ़र्क है, सही। तो उन्होंने बताया कि जो आलिम दीन है वो अपनी बात मनवावे है, और सूफ़ी जो है वो अपनी ज़ात मनवावे है। क्या बात है! क्या तो बड़ी बात अपनी है! वाह! अपनी शख्सियत से आसान कर देता है। तो मैंने जो इसमें एक थोड़ा सा वजाहत भी करता चलूँ जी, जी। कि अक्सर लोगों ने मुझे कहना शुरू कर दिया कि सर जी आप सर जी हैं, सर जी की बात है। मैं अपने, ये कुछ बच्चे मेरे देख भी रहे हैं जी, जी। जिनका मैं टीचर हूँ, इनके लिए मैं सर जी हो सकता हूँ, लेकिन मैं जो सर जी की बातें करता हूँ तो मैं ऐसे ही बुज़ुर्गों की बातें जो मैंने सुनी, इनकी जो बात है उसका जो आपका जो सवाल है, जो उसका जो जिस्ट है, जो एसेंस है, वो जी, है जी। ही ये जी, जी। कि बात को आसान करके बयान किया करते थे। वेरी ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट, शेक्सपियर ने कहा था। हुँ। मेरे मुर्शद हज़रत पीर मोहम्मद करम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का जब वसाल हुआ, तो 2 दिन बाद ही उनका उर्स है, बड़ी ईद के ऊपर जो है वसाल हुआ था। तो मैं जनाजे के लिए जा रहा था, तो मैं हमारा था कि बाबा जी नूर खां साहब रहमतुल्लाह अलैह उनको भी साथ जो है वो जनाजे पे हम उनको भी साथ हम हो लें उनके साथ, सही। शायद वो हमें ये शर्फ बख्शें। वो गाड़ी है हमारे पास। हुँ। तो वो जब बाबा जी नूर खां साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास गए, तो मैं बेसाख्ता में जैसे बुज़ुर्ग होता है आपका, तो मैं उनके गले लग के रोने लग पड़ा। वाह! तो उन्होंने मुझे अपनी जो है गोद में जो है मेरा सर रख लिया, और पीर करम शाह साहब के हवाले से ये कहा कि दुख उनके मरहूम होने का नहीं, अपने महरूम होने का है। ओहो! अब ये वाह! एक जुमला अल्लाह! एक जुमला उन्होंने कहा, और इसके पीछे पूरी आप इंसान की नफ्सियात देख लें। कोई बंदा देख रहा था कि जी मेरा तो वालिद चला गया, मुझे वो ये सहूलतें देता था, मेरे लिए वो ये इस वक्त जो है मैं बैठ होता था तो कहते थे रात को मेरे लिए आम लेके आते थे, मेरे ये करते थे। कोई रो रही होती है कि मेरा खामन चला गया, हुँ, तो वो हर कोई अपने जो जिस चीज़ से वो महरूम हो जाता है उसका दुख लेके बैठ जाता है। हाँ, तो हाँ। ये इतनी खूबसूरती से और इख्तिसार के साथ बात कर दी। तो जब सर जी की बातें करते हैं, तो सर जी तो होता ही वो है जो कि आपको अपनी ज़िंदगी का जो है निचोड़ एक जुमले में दे देता है। बड़ी बात। इसलिए मैं ये कहता हूँ बच्चों को कि जी हम सर जी की तलाश करें, हुँ, उनके पास बैठा करें, जो वो आपको एक जुमला बोलेंगे, हुँ। वो आपकी ज़िंदगी के लिए जो है ना, वो आपका वो कांटा बदलने में टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट होगा, वाह! वो कर देगा। तो टीचर भी सर जी इसीलिए तो होता है। और मुझे अपनी ज़िंदगी में वही टीचर याद हैं जो हमारे सर जी थे, जिन्होंने अपने जो क्लास सब्जेक्ट है उसके हवाले से बढ़कर कोई एक ऐसा जुमला बोला जिसने पढ़ने का शौक़ पैदा कर दिया, ठीक। कोई जो है स्किल डेवलप कर दी, कोई और बात कर दी। तो मैं उसी में आपको इस बात को अख्ताम करते जी, हुए, जी, जो प्लीज़। आपका सवाल था जी। कि कैसे करें, मेरे, 2 चीज़ें हैं। 1 तो मैं, 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 2 चीज़ें हैं। 1 तो मैं
बड़े प्यारे दोस्त हैं मलक मुज़फ़्फ़र बचर साहब, मेरे 1 क्लास में क्लास फेलो थे। अभी भी मेरे वालिद साहब का ज़िक्र करते हैं तो रो पड़ते हैं। 33 साल तो उनकी डेथ को हो गए और वो 1976 में उनके स्टूडेंट थे। 1976 में। तो वो मैं पूछा कि मुज़फ़्फ़र क्या वजह है कि और भी तो टीचर थे। कहते वो सर जी की क्या बात है। मैंने कहा हाँ बताएं उनकी बात। कहते जी वो एक दफ़ा मैं जा रहा था तो सर जी ने, प्रिंसिपल थे और हमेशा सूटेड बूटेड पैंट कोट टाई और छड़ी उन्होंने पकड़ी होती थी। कैडेट कॉलेजेस के वो खुद भी पढ़े हुए थे, पढ़ाते थे। तो उनका बड़ा एक वो रोब होता था छोटी क्लासों के ऊपर, लेकिन बच्चे मोहब्बत करके उनके पास खींचे भी चले आते थे। उन्होंने कहा कि तुम्हारे तस्मे खुले हुए। सही, ठीक है। मुज़फ़्फ़र को कहा तो उन्होंने कहा कि जी सर। उन्होंने कहा ये बांधो। मुज़फ़्फ़र ने कहा कि जी ये मुझे तो बांधने ही नहीं आते। तो आपने कहा क्यों, घर में कौन बांधता है? उन्होंने कहा जी मेरा वो नौकर है दोसा वो बांधते। वो बड़े एक ज़मींदार घराने से तल्लक था है बल्कि, तो वो 10-12 तो नौकर उनको छोड़ने आते थे मुज़फ़्फ़र। तो प्रिंसिपल ने वहाँ पर एक स्टेज के ऊपर उसका जो है पाँव ऊपर उठाया और फिर वहाँ पर उसको कहा कि इस तरह तस्मे बांधते हैं, फिर आप बांधो। फिर उससे नहीं बांधे गए, फिर बांधो, फिर नहीं बांधे गए। तो वो उसके बाद जब 10-12 में उन्होंने कोशिश में उसने तस्मे बांध लिए तो फिर उन्होंने कहा कि अब खुद बांधने हैं तस्मे। सही। तो ये इस तरीके से सर जी होते हैं जो कि कोई एक आपको एक दर्स दिया, बड़े स्किल सिखा देते हैं। वाह। उनका ज़हन वो प्रीएम्प्ट करते हैं कि बेटा ये पाँव आ जाएगा, तुम गिर जाओगे, सर फट जाएगा। तो वो जो प्रीएम्प्ट करे आपकी ज़िंदगी के मतलब, अपनी नौजवान नस्ल के मतलब, और प्रीएम्प्ट करने के बाद आपको पहले ही बता दे कि आगे आपकी ज़िंदगी में ये मुश्किल आने वाली है। इसमें खुददारी का दर्स भी है। जी बिल्कुल, खुदारी का दर। मैं इख्तिताम में चाहूँगा कि मैं चाहता हूँ कि आप नौजवान नस्ल को ऐसा पैगाम दीजिए कि वो आगे तो बढ़ें लेकिन एक अच्छा इंसान भी बने, और वो किस तरह से बना जाए? आप अख्ताम की तरफ आए। मैं अपना अख्ताम करना चाहूँगा अपने हवाले से। जी। उसके तो मैं इसको लास्ट बट नॉट द लीस्ट कह लेता हूँ। ठीक, पहले जो आपका जो सवाल है कि कैसे अच्छा इंसान बने, ठीक। बेटा इसके लिए मैं अक्सर अपनी मैं 9th-10th में अपने पीरियड भी लेता हूँ और फिर उसके बाद दूसरी क्लासेस में जाता हूँ। तो मैं अपने अक्सर बच्चों से एक सवाल करता हूँ, अच्छा डॉक्टर कौन होता है? ठीक। बच्चे मुझे मुख्तलिफ जवाब देते हैं। वो कहते हैं जो ज़्यादा अपने मेडिकल की फ़ील्ड के बारे में पढ़ता है वो अच्छा डॉक्टर होता है। सही है। कुछ कहते हैं कि जी वो जो प्रैक्टिस में ज़्यादा दिल लगाता है वो अच्छा इंसान होता है। कोई कहते हैं जो, तो मैं कहता हूँ कि नहीं वो डॉक्टर अच्छा होता है। अच्छा डॉक्टर वो होता है जो अच्छा खुद होता है, वाह। जो पहले खुद अच्छा होता है, जिसका किरदार अच्छा होता है, वो अच्छा डॉक्टर होता है। अगर आप दुनिया के बेस्ट डॉक्टर हैं और एक माँ का बच्चा रात को 2 बजे वो लेके आपके दरवाजे पे आई है और वो नॉक कर रही है और आप कह रहे हैं कि ये वक्त नहीं है आने का, सही है। हमारे भी आराम का वक्त होता है, और उस आपके दरवाजे पे उसका बच्चा मर जाता है, तो आप डॉक्टर अच्छे होंगे लेकिन आप अच्छे डॉक्टर नहीं होंगे। तो अच्छा डॉक्टर होने के लिए, अच्छा इंजीनियर होने के लिए, अच्छा ब्यूरोक्रेट होने के लिए, अच्छा कुछ भी होने के लिए पहले अच्छा खुद बनना पड़ता है। तो जब तक हम अपने बच्चों की पर्सनैलिटी को उसमें अच्छाई गूंदेंगे नहीं, उस वक्त तक हमें रिजल्ट्स नहीं नहीं, इसके लिए कंटिन्यूटी भी ज़रूरी है। जी कंटिन्यूटी तो एक इस हवाले से जो मैंने कहा कि मैं अपना अख्ताम यहाँ पर करूँगा। जी। सॉरी, जब हमने ये मुल्क बनाया जी। तो हमने ये समझा कि हमने एक छोटी सी रेस दौड़नी है, पहली नस्ल। लेकिन जो जिस निचोड़ पे मैं पहुंचा हूँ जी। वो हमने रिले रेस दौड़नी थी, जिसमें पहला खिलाड़ी दौड़कर थोड़ा सा गैप डालकर फिर अगले खिलाड़ी को बेंटन वो स्टिक जो है वो दे देता है, ठीक है। और फिर वो उसको लेकर आगे दौड़ता है, यस। और फिर तीसरा दौड़ता है, फिर आखिर में जो सबसे स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी होता है, जो सबसे मजबूत खिलाड़ी होता है, उसको रखा जाता है दौड़ने वाले को। ठीक है। तो वो फिर उसको स्टिक दी जाती है कि अगर पीछे कोई गैप रह भी गया है तो ये अब रेस में फर्स्ट हमें ये ला के देगा। ठीक। तो हमारे से ये गलती हुई कि हम वो तीसरे खिलाड़ी हैं जो दौड़े हैं, लेकिन हम अपने वक्त पर आपको स्टिक नहीं दे सके। अब ये जो नौजवान नस्ल है जिसके लिए मैंने सर जी की बातें भी की शुरू की हैं
आप भी जिसके लिए एजुकेशन के वाले से बात कर रहे हैं और जो बुज़ुर्गों की और जो सर जी की बातें, तो ये वो रवायात की स्टिक है जो हमारे बच्चे नहीं पकड़ रहे। हमने इनको पकड़ानी है ताकि इस दौर में ये जो हमारे बेस्ट एथलीट हैं, जो बेस्ट फाइटर हैं, ये इस दौर में आगे बढ़ें और हमारे पाकिस्तान को विनिंग रेस में लेके आएं। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और बहुत कुछ सीखने को मिला और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह नौजवान नस्ल भी जो है वो आपकी बातों से मुस्तफ़ीद होगी। और सर जी की बातें से मैंने जो सबक सीखा वो ये है कि आप उम्र के किसी भी हिस्से में चले जाएं, आप नौजवान नस्ल को, आप बुज़ुर्गों को, आप किसी भी फ़ील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को इंस्पायर करना नहीं छोड़ सकते।